अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट हमारे स्टूडेंट सैयद अहमद के साथ हो रही है। सैयद अहमद का स्टूडेंट वीज़ा F1 अप्रूव हो चुका है और इस वक्त वो यूएस के अंदर है, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर। सैयद अहमद से हम पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था अमेरिका में, उनको इस तरह से कैसा महसूस हो रहा है आज के वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त शिकागो में हूँ। शिकागो में जो टेम्परेचर है -22 डिग्री सेल्सियस है और आई थिंक कैलिफोर्निया के वेदर 12 महीने बहुत ही अच्छा होता है। उनसे उनका पूरा एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनको मेरे बारे में किस तरह से पता चला और उनका F1 वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किस तरह से था, क्योंकि जब इनका वीज़ा लगे उस वक्त वीज़ा अप्रूवल रेशो बहुत कम थी। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था, बट सैयद अहमद का माशाल्लाह से वीज़ा अप्रूव हो चुका है। तो सैयद अहमद, आप बताएं बेसिकली आप कहाँ से हैं और आपको मेरे बारे में किस तरह से पता चला, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अहमद, जैसे कि भाई ने बताया, और मैं हूँ साहिवाल से। एंड मेरा रिसेंटली F1 वीज़ा अप्रूव हुआ है और मैं यहाँ पे बैचलर्स के लिए आया हूँ और करंटली आई एम इन कैलिफोर्निया। और जैसे कि भाई ने बताया कि कैलिफोर्निया का वेदर वाकई बहुत अच्छा है, जबकि बाकी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त स्नो और बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। और बाकी अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना वीज़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और शायान भाई को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इनके यूट्यूब चैनल पे देखा मैंने इनको। और जब मैं सर्च कर रहा था कि मुझे यूएस में किस तरह जा सकता हूँ और क्या क्या प्रोसेस होता है, तो तब मुझे शायान भाई की वीडियो मिली। तो तब फिर मैंने इनसे रब्ता किया और फिर हमने सारा कुछ प्रोसेस वगैरह डन किया। अच्छा, सईद और अहमद, मुझे आप ये बताएं कि बेसिकली पाकिस्तान में हज़ारों कंसल्टेंट्स हैं, हर सिटी के अंदर कंसल्टेंट है, साहिवाल में होंगे, मुल्तान, लाहौर, हर जगह कंसल्टेंट, और यूएस के अंदर भी बाकी कंसल्टेंट हैं। तो आपने बेसिकली फाइनल डिसीजन कब लिया कि मैंने एक यूएस बेस्ड कंसल्टेंट के साथ जाना है, मैंने पाकिस्तानी कंसल्टेंट को चूज़ नहीं करना, और यूएस में भी बाकी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। तो क्योंकि बाकी यूएस बेस्ड कंसल्टेंट हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो आपने किस तरह से अपना एक डिसीजन मेकिंग की, आप इसके बारे में बताएं। मेरा ये डिसीजन इस वजह से था कि मैंने यूएस से जो यूएस से बेस्ड कंसल्टेंट को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ये लगा था कि जो बंदा इस चीज़ से गुजरा हो, वो इस सिचुएशन को बेहतर जानता है, उसको प्रोसेस का बेहतर पता होता है जो उस जगह पे है, इस वक्त मौजूद है। तो इसलिए फिर मैंने पाकिस्तानी कंसल्टेंट किसी को मैंने ना किसी से कांटेक्ट किया और डायरेक्ट मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया। और ओके। अच्छा, सैयद अहमद, मुझे ये भी बताएं कि अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं, जैसे आपने मतलब जो स्टेटमेंट आपकी थी वो आपकी फैमिली मेम्बर की थी। अक्सर कहते हैं कि अगर आपके अम्मी अबू आपके स्पॉन्सर नहीं हैं तो आपका मोस्टली वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं। तो माशाल्लाह आपकी आई बिल्कुल। थिंक फैमिली में ही किसी की स्टेटमेंट थी। अ, उसके बारे में भी बताएं कि स्टेटमेंट के बारे में जो मिथ है, और आप मुझे ये बताएं कि आपका यूएस वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरह से था। एट द डे ऑफ द वीज़ा इंटरव्यू आपका मतलब पूरा माहौल क्या था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे और आई थिंक चंद स्टूडेंट्स को पिंक स्लिप मिली थी, जो कि आप भी उसमें शामिल थे। तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि अगर आप यूएस में ब्लड रिलेटिव हैं तो आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हो सकता, मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये उसको स्पॉन्सर कर देंगे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपका तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपने अपने आंसर्स अच्छे देने हैं और कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली आंसर देने हैं आपने। तो जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था तो मैंने जो जो मेरी सिचुएशन थी, कुछ भी फेक नहीं था, सारा कुछ ऑनेस्टली मैंने बता दिया था उन्हें, और इसी वजह से शायद उन्होंने अप्रूव कर दिया। उनको बिल्कुल, मेरी क्योंकि कोई यूएस स्टोरी वीज़ा मिली थी। इंटरव्यू के लिए आप जब भी जाते हैं, स्टेटमेंट डजंट मैटर, आपके अंकल की भी हो सकती है, आपके फादर की भी हो सकती है, किसी की भी बिल्कुल। हो सकती है। आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो मोस्टली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। बाकी प्रोफाइल पे भी मैटर करता है। इनके माशाल्लाह ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे और बाकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी ज़्यादा बिल्कुल। है। आप ये बताएं कि आपसे वीज़ा इंटरव्यू ने पहला पहला क्या क्वेश्चन किया था, और आपसे पहले मोस्टली हर बच्चों को रिजेक्शन मिल रही होगी 214 बी की, तो आपसे उन्होंने किस तरह से उन्होंने आपसे पहला पहला क्वेश्चन किया था, और मुझे आप पहले 2-3 क्वेश्चन बताएं। जब मैं एम्बेसी पहुंचा, मेरा 10:30 बजे थी मेरी अपॉइंटमेंट, लेकिन मैं 8:30 बजे पहुंच गया था, और जो बहुत अच्छा डिसीजन था, मैं सुबह सुबह पहुंच गया। तो मतलब उस टाइम पे बहुत रश इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब कि एक टाइम पे ऑलमोस्ट 30 to 40 लोग होंगे एम्बेसी के अंदर जो इंटरव्यू के लाइन में थे। तो जब मैं पहुंचा, आगे मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, F1 के थे वो भी। तो उनमें से जो मेरा एक छोड़ के आगे था उसको मैं जानता था, और 2 ऑफिसर्स थे, तो मुझे लगा था उसका हो जाएगा अप्रूव।
लेकिन उसका रिजेक्ट हो गया था और जो मेरे से आगे था उसका भी रिजेक्ट हो गया, वो दोनों स्टूडेंट थे। तो जब मेरी बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने मेरा I-20 और पासपोर्ट मांगा और उन्होंने देखा कि उसने जब मेरा स्कूल देखा तो उसने मेरे से पूछा कि ये स्कूल का नाम बोला और उसने कहा ये कहाँ पे है। तो मैंने बताया कि XYZ जो भी मेरी यूनिवर्सिटी थी मैंने बताया और वो कौन सी सिटी में थे, स्टेट में, मैंने सारा बताया उन्हें। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी स्कूल्स डिड यू अप्लाई। तो मैंने बताया कि मैंने 4 to 5 स्कूल्स में मैंने अप्लाई किया था और मैंने फिर उसने मेरे से नाम पूछे कि अपने स्कूल्स के नाम बताओ। तो मैंने नाम बताया उन्हें और उसके बाद फिर उसने मेरी जब स्कॉलरशिप देखी और जो कि $32,000 पर ईयर थी, तो उसने मेरे से पूछा कि हाउ डिड यू गेट सो गुड स्कॉलरशिप। सो फिर मैंने बताया ड्यू टू माई गुड ग्रेड्स। तो उसने कहा कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा इंटरव्यू एज़ कम्पेयर टू बाकियों से काफ़ी लंबा गया था, मतलब 2 से 3 मिनट का होता है यूजुअली इंटरव्यू, लेकिन मेरा 6 से 7 मिनट का इंटरव्यू था। तो बाकी सारा इंटरव्यू फिर उसने मेरे से स्पॉन्सर के पूछा आपकी फैमिली कहाँ रहती है और वो आपको स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं। उसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे और मैंने कॉन्फिडेंटली, और मैं उस टाइम पे बहुत लाउड था और मैं बहुत फ्लुएंट था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको भी पता होगा कि वो दरमियान में एक शीशा होता है जब इंटरव्यू होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी आवाज़ वहाँ पे प्रॉपर ना आ जाए, तो मैं उस टाइम पे बहुत लाउड था और मैं बहुत फ्लुएंट बोल रहा था। और इस तरह मैंने फिर अपने आंसर दिए। 6-7 सो मिनट का इंटरव्यू था। क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गेम चेंजिंग थी वो स्कॉलरशिप थी? क्योंकि स्कॉलरशिप आपको बहुत अच्छी मिलती है, मोस्टली स्टूडेंट जो बैचलर पे आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती जी। नहीं है, या 5-10 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलती है। माशाल्लाह सैयद अहमद की जो स्कॉलरशिप थी वो $33,000 पर ईयर थी स्कॉलरशिप। इतनी स्कॉलरशिप जब लेके जाते हैं तो मोस्टली आपका केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और स्कॉलरशिप लेने के लिए भी ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ढूंढी जाती है और आपका केस इस तरह से बनाया जाता है कि इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिले। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपकी बाकी भी इंग्रेडिएंट्स थे आपकी प्रोफाइल में, आपकी फ्लुएंसी थी, आपकी जो एक होम टाइज थी वो भी स्ट्रांग थी, बट आप स्कॉलरशिप को भी आप देखते हैं कि उससे थोड़ा सा वीज़ा ऑफिसर का मूड और उसका थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग थी वो आसान हुई थी? बिल्कुल, ये एक प्लस पॉइंट था और ये काफ़ी ज़्यादा जब प्लस पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर भी वो जिस तरह एक स्कॉलरशिप हो गया, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी होगी, आपके आंसर्स हो गए, आपकी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस और उसकी जो रैंकिंग, बिल्कुल। तो इस तरह जब ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर वीज़ा ऑफिसर भी कन्विंस हो जाता है कि वीज़ा अप्रूव कर दिया जाए। परफेक्ट। अच्छा, स्पॉन्सर के बाद उन्होंने लास्ट 1-2 क्वेश्चंस क्या किए थे जिसके बाद उन्होंने आपका मतलब वीज़ा अप्रूव कर दिया था? बेसिकली आपको पिंक स्लिप दे दी, क्योंकि आजकल कभी भी डायरेक्ट ब्लू स्लिप नहीं मिल रही, सिवाय B1 B2 वीज़ा वालों को मिल रही है जिनका विजिटर वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा जितने भी हैं उनको पिंक स्लिप मिलती है और सोशल मीडिया आपके यूआरएल्स आपने अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपका बाद में वीज़ा अप्रूव हो जाता है और फिर इशू हो जाता है। तो आखिरी 2-3 क्वेश्चंस क्या थे पिंक स्लिप देने से पहले? बिल्कुल, इसमें मेरी लक बहुत अच्छी थी क्योंकि उसने सामने तो येलो का बंडल रखा हुआ था। तो उसने फिर पीछे से जब पिंक उठाई तो तब उस टाइम पे फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि भाई शुगर है, मैं रिलैक्स हो गया। तो उसने फिर जब पिंक स्लिप उठाई तो उसने ऊपर लिखा कि उसने सोशल मीडिया रिव्यू लिख दिया और उसने साथ मुझे कहा कि यू हैव टू री अपलोड योर ऑल यूआरएल्स अगेन, दीज आर नॉट वर्किंग एट नाउ। तो उसने कहा आपने दोबारा अपलोड करना है। फिर मैंने उससे दोबारा कंफर्म किया कि भाई यूज़र नेम करने हैं या यूआरएल्स। तो उसने मुझे कहा कि यूआरएल्स आपने दोबारा अपलोड करने हैं। और फिर उसके बाद फिर जब वो मैंने स्लिप ली है उसने मेरे साथ, उसने हाँ एक और उसने मेरी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी चेक की थी। तो वो भी मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अपनी लास्ट 6 मंथ्स की लेके जाएँ। तो उसने फिर सारा कुछ I-20 पासपोर्ट मेरा रख लिया और सारा कुछ फिर वापस से फिर मैं स्लिप लेके वहाँ से निकला और मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैं वहाँ से वापस आ गया ज़बरदस्त। नीचे। अच्छा, आपके क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ हुई आपकी सॉरी इंटरव्यू के अंदर कि वो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने चेक की है, क्योंकि 99% स्टूडेंट जितने भी हमारे जाते हैं, मतलब 10 में से 9 स्टूडेंट कभी भी बैंक स्टेटमेंट वो ना मांगते हैं और ना चेक बिल्कुल, करते हैं। किसी-किसी की क्या आप माँगते अपने हैं। बैंक स्टेटमेंट के क्वेश्चन को दोबारा बता सकते हैं कि उन्होंने मतलब बैंक स्टेटमेंट माँगी और उन्होंने क्या उसे दोबारा टैली किया, उन्होंने उसे गौर से देखा? बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दें। एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे जो स्पॉन्सर मैंने इधर अपने यूएस रिलेटिव्स को किया था, तो इसलिए उन्होंने शायद मेरे से बैंक स्टेटमेंट मांगी कि कोई फाइनेंशियल प्रूफ हो। तो जब मैंने उनको स्टेटमेंट में लकीली लास्ट 6 मंथ्स की लेके गया था, तो जब उन्होंने इतना ज़्यादा बस वो चेक करते हैं, ये नहीं इतना ज़्यादा नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा चेक नहीं करते, बस देखते हैं कि स्टेटमेंट वैलिड है, हाँ गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता।
और बस यही था। और एक डिफरेंट चीज़ जो सैयद अहमद की प्रोफाइल में थी कि यूएस के अंदर रिलेटिव्स भी थे और स्टेटमेंट भी यूएस की ही थी। मोस्टली बंदे ये कहते हैं कि अगर आपके यूएस के अंदर रिलेटिव्स हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होने वाला, आपका वीज़ा मोस्टली रिजेक्ट हो जाएगा, या अगर आप यूएस की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। बट ये सारी चीज़ें सैयद अहमद की प्रोफाइल में थी, बट वो कॉन्फिडेंस थे, उनकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी थी, होम टाइज़ उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग रखे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस वक्त कैलिफोर्निया में हैं। आज वो अपनी एक और ड्रीम जो है ना उससे वो जी, जी। इंजॉय कर रहे हैं। आप ये बता दें कि पूरे प्रोसेस के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपको कोई मुश्किल नहीं आई? क्या आपको किसी चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या क्लियर हो रहे थे? तो आपका पूरा इस प्रोसेस में जो कंसल्टेंसी का था उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? जी, जैसा कि हमने तकरीबन हमारा टोटल प्रोसेस आई थिंक 2.5 माह लगे होंगे। तकरीबन 1 महीना मुझे डुओलिंगो करने और पासपोर्ट बनवाने, डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में लग गया था। और बाकी आई थिंक उसके बाद जब हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद आई थिंक 1.5 माह और लगा था अपॉइंटमेंट तक। तो बाकी सारा कुछ बहुत स्मूथली हुआ और कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं आई। अगर कोई आती थी तो फ़ौरन सॉल्व हो जाती थी भाई की हेल्प से। एंड दैट्स इट। बिल्कुल, क्योंकि मैं सईद अहमद के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था। मोस्टली लोग होते हैं कंसल्टेंट्स, वो अपना नंबर तक भी नहीं शेयर करते, और सईद अहमद को कोई भी क्वेश्चन होता था वो मुझे मैसेज करते थे और इसी वक्त जितना जब मैं फ्री होता था मैं उस वक्त रिप्लाई कर देता था। बहुत अच्छा लगा सईद अहमद आपसे बात करके, और इट वाज प्लेजेंट हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप यहाँ पर इंजॉय करें, अपनी ड्रीम लाइफ थैंक यू। बिल्ड करें, और जो जो स्टूडेंट्स हैं कोई आपसे आके क्वेश्चन करते हैं आप उन्हें भी गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।